हम 3 बहनें थीं और हमारा जीवन तकलीफों से भरा हुआ था। बचपन से ही मैंने परेशानियां देखी थीं, लेकिन जब पिताजी की तबीयत बिगड़ी तो हालात और भी मुश्किल हो गए। शहर में नौकरी करने वाले पिताजी ने हमारे लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन बीमारी के इलाज में घर तक बिक गया। मजबूरी में हमें अपने पुराने गांव लौटना पड़ा, जहां कभी पिताजी अपने भाइयों के साथ रहा करते थे। गरीबी का ऐसा साया हमारे परिवार पर पड़ा कि हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। मेरी छोटी बहनें अक्सर रोती थीं और मैं उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती, लेकिन उनके आंसू मुझे अंदर तक तोड़ देते थे। हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कम साधन थे और घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मां को दूसरों के घर काम तक करना पड़ा। इसी बीच गांव के मुखिया की कहानी मेरे कानों तक पहुंची। वह हर साल एक नई लड़की से शादी करता और अगली सुबह उसे तलाक देकर ढेर सारे पैसे और गहने देकर विदा कर देता। ये सुनकर मैं बहुत हैरान थी। ये कैसी अजीब रस्म थी? क्या लड़कियां खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाती थीं, या इसके पीछे कोई और कारण था? एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घरवाले भी पैसों की तंगी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी उससे कर दी। शादी की पहली रात वह मुझे अस्पताल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तो मेरी किस्मत बदल सकती थी। इससे पहले कि मैं इस बात का मतलब समझ पाती, वो मेरे पास आया और मेरी चीख निकल गई। आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त कल्पना खास तौर पर मुझे ये सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है? मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि अभी 6 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। मैंने हैरानी से कहा, क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई? कल्पना पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। सुना है, वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी, जेवरात और बहुत सी दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ी होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर दे। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी, तू कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नज़र तुझ पर न पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी तू बन जाए। सुना है, वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और बोली, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। असल में मैं इस गांव की रहने वाली नहीं थी। मैं अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही यहाँ आई थी, इसलिए गांव के रिवाजों और मुखिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस उसकी शादी होते हुए देखी थी। कल्पना से ये सब सुनकर मैं हैरान थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है, जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। शाम को कल्पना फिर आए और कहने लगी, चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं। पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ शादी देखने चली गई। लेकिन कल्पना के किस्से सुनकर मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया। माँ को भी शायद मुखिया के बारे में ठीक से कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम शादी पर पहुंचे तो वहां की धूमधाम देखकर मैं दंग रह गई। कल्पना कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह ये लड़की भी बहुत सी दौलत लेकर इस हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, ये तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। कल्पना ने बताया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और फिर तलाक ले लेती हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला था जो वह बार बार शादी करके तलाक दे देता था। शादी से लौटने के बाद मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ यह मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले इतने दबे हुए हैं कि सांस लेना भी मुश्किल है। मेरा नाम योगिता है। हम 3 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। बचपन से ही मैंने काफ़ी परेशानियां उठाई थीं। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान लगा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले आए, जहां वह बचपन में अपने भाइयों के साथ रहते थे। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमें खाने के लिए दाने दाने को तरसना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, लेकिन मेरी 2 छोटी बहनें चुपचाप रोया करती थीं। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। वे एक दूसरे से कह रही थीं, काश हम पैदा ही ना हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूं भूखा न रहना पड़ता। जब मैंने उनकी यह बात सुनी
तो मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। मेरा बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन मेरी बहनें भी गरीबी और तंगहाली में जी रही थीं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए अपने दिल का बोझ किसी के सामने हल्का नहीं कर सकती थी। उसी दिन जब मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देखा, तो मेरा दिल तड़प उठा। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर टहल कर आऊंगी। माँ ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, जैसे उन्हें पहले से ही एहसास था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से निकलकर खेतों की ओर चली गई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून भरी और शांत थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कल्पना की बात याद आ गई, तो मैं उसे देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह मुझ पर कोई इल्ज़ाम न लगा दे। थोड़ी ही देर में कल्पना चली आए और घबराते हुए कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। आखिरकार तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मेरे माथे पर हाथ रखा तो घबरा गई। फौरन ही गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बाहर जाते हुए कहने लगा, बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें, ज्यादा डरने की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुम्हें, क्यों अपनी हालत खराब कर रखी है। तब मैंने हिम्मत जुटाई और माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है। मैंने डरते डरते बताया, जो मुखिया हर साल किसी नई लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन तलाक दे देता है, अब उसकी नज़र मुझ पर है। माँ मेरी बात समझ नहीं पाई और गुस्से में बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अपना सिर पटक लूं। इससे पहले कि मैं माँ को और कुछ समझा पाती, अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मेरा सांस रुक गया। जब दरवाजा खोला गया, तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था। उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे, शायद वे उन्हें भी अपने साथ लेकर आए थे। पिताजी ने मुखिया को बैठक में बिठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, लेकिन मुखिया ने चाय पीने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर आदमी था, गरीबों के घर की चाय पानी कैसे पीता। फिर उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुलाया और मेरा हाथ मांग लिया। जब मुखिया ने यह बात की तो माँ हक्का बक्का रह गईं। उन्होंने गुस्से से उठकर कहा, मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। हम रुपये पैसे के लिए अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे। हम अपना कर्ज खुद उतार लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। जब मैंने यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी, तो ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो मुखिया को साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी, उसके अनुसार इस साल के आखिर में मेरी शादी तय हो चुकी थी। लेकिन पिताजी अब भी सोच विचार कर रहे थे। उनका मानना था कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेंगे। मुझे पिताजी की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। क्या उन्हें यह नहीं पता कि मेरी मंगनी हो चुकी है? फिर भी वे ऐसी बातें कर रहे थे जो मैं मरकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। लेकिन माँ ने भी उनकी राय में हामी भर दी और उन्हें मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने और अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 सालों से हम कर्ज में डूबे हुए हैं और वह कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दबा लेती हैं। अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है जिससे शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरेगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है, तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डाल दिया। मैंने बहुत सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर अभय को घर बुलाया, ताकि उससे बात करके अंतिम फैसला ले सकूं। अगले दिन अभय हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर चली गई, ताकि शांति से उससे बात कर सकूं। जब मैंने उसे पिताजी और गांव के मुखिया की बातें बताईं, तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल की हालत समझ रही थी।
मगर मुझे उसे एक बात समझानी थी, हमारी शादी के बाद का भविष्य या मेरे माँ बाप और बहनों का सहारा बनने का फर्ज। मेरी बात सुनकर अभय ने तुरंत इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तब मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। अभय गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह सदमे में था और उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं सब कुछ जानते हुए भी नजरें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उन्हें कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर, ये सिर्फ एक दिन की तो बात है। हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और उसके बाद हम दोनों बेफिक्र होकर एक साथ रह सकेंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं? या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था कि तुम मेरी मजबूरी समझ ही नहीं पा रहे? मेरी इमोशनल बातें सुनकर अभय का दिल पिघल गया और वह शादी के लिए मान गया। अभय के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। पर मुझे इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना था और मैं नहीं पड़ी। पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। जब माँ ने ये सुना तो वह अपना सिर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, मगर मैं फैसला कर चुकी थी और पीछे नहीं हटना चाहती थी। मुझे माँ की तकलीफ का पूरा अंदाजा था, लेकिन पिताजी की भी कोई कसूर नहीं था। वे इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन में डूबे हुए थे और समय से पहले बूढ़े हो रहे थे। जब मैंने अपने फैसले पर अटल रहने का इरादा कर लिया तो माँ ने भी चुप्पी साध ली। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारी हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। पूरा दिन थकान से चूर थी। जब मैंने नर्म मुलायम गेंदों पर बैठने की कोशिश की तो बैठते ही नींद की देवी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मैं बैठे बैठे ही सो गई, ये तक मुझे पता नहीं चला। मेरी आंखें तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। हलचल की वजह से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और डर के कारण मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके अपने ऊपर से उस एहसास को हटाने की कोशिश की और जैसे ही आंखें खोली, देखा कि मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा था। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ दी और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। वह गंभीर स्वर में बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे वह मुझे तलाक देने से मुकर जाए। इसलिए मैं चुपचाप कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। जब हम अस्पताल पहुंचे और मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद मेरी तरफ मुड़ा और गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने अब तक कितनी शादियां की हैं। अब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरी पत्नी बनकर रहोगी। उसकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरी रूह कांप रही थी जब मुझे उसकी बातें याद आई। मैंने इधर उधर देखा, मगर वह कहीं नजर नहीं आया। हाँ, नौकरानी मेरे पास ही खड़ी थी। नौकरानी ने बताया, आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वे जब चाहें आपसे मिल सकते हैं। उन्हें कोई मनाही नहीं, मगर तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही मालिक ने आपके घरवालों को पैसों से भरा एक बैग और रहने के लिए एक घर भी दे दिया है। नौकरानी की यह बात सुनकर मेरा दिल किया जोर जोर से रो दूं। क्या मेरे घरवालों ने मेरा सौदा कर लिया था? मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं मुखिया से किस मुंह से बहस करती जब मेरे अपने ही मुझे छोड़ चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख अभय को लेकर हो रहा था। जब उसे पता चलेगा कि मेरा तलाक नहीं हुआ तो वह यही सोचेगा कि मैंने पैसों की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। ये सब सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब मैं इस फंदे से खुद को कैसे निकालूं? इससे पहले कि मैं रोने लगती, मेरा पति कमरे में आ गया। उसने मेरी हालत देखी और मेरे पास आकर मेरा हालचाल पूछने लगा। मगर जैसे ही मैंने उस झूठे इंसान को देखा, मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। जिसने सिर्फ एक रात के लिए शादी की थी, वह अब अपनी ही बात से मुकर रहा था। उसने मेरा चेहरा छूने की कोशिश की तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और तेज आवाज में बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे। तुम हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक क्यों दे देते थे, और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे? मेरी बात सुनकर उसने ठंडी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, मैंने शादी की है तुमसे। तुम मेरी पत्नी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं, मगर हाँ, मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। इसीलिए आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया,
मगर मैंने अपने गुस्से को पी लिया। मैंने उससे सीधा जवाब दिया, तुम्हें सच बताना ही होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी इस बात पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और गुस्से से बोला, राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना अगर तुमने मुझसे बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उसकी यह धमकी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं ये बात पूरी तरह भूल चुकी थी कि मैंने यह शादी अपने घरवालों की खातिर की थी, और यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि गांव का मुखिया था जिसे कोई कानून कोई पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरा दिल किया कि अपनी किस्मत पर खूब रोऊं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। अब मुझे सिर्फ चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मेरी चुप्पी देखकर मेरा पति भी इस टॉपिक पर फिर कोई बात नहीं कर रहा था, और उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस दौरान मैंने हर संभव कोशिश कर ली थी कि किसी तरह मेरा पति मुझे तलाक दे, मगर मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों? मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। अब मेरी मुश्किल का हल यही था कि मैं उस पर नज़र रखूं और पता लगाऊं कि वह मुझसे शादी करके क्या चाहता है। मैंने गौर किया कि जब भी वह किसी से फ़ोन पर बात करता, उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे बहुत अजीब लगती थी। उससे पूछने पर भी वह सच नहीं बताता, तो मैंने फैसला किया कि मुझे खुद ही हकीकत का पता लगाना होगा। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं शायद कभी भी सच्चाई नहीं जान पाऊंगी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती रहती थी कि किसी भी तरह ये राज मेरे सामने आ जाए, ताकि मैं मुखिया की असलियत जानकर अपनी जान छुड़ा सकूं। फिर वह दिन आ ही गया। रात के 12 बजे मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। पहले तो वह हमेशा की तरह उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन इस बार उसने मुझे सोता हुआ समझकर वहीं बैठकर बात करना शुरू कर दिया। फ़ोन के दूसरी तरफ कौन था, ये तो मुझे नहीं पता था, मगर मेरे पति की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने गुस्से से कहा, यार किसी भी तरह इस बला से पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसके रोज़ रोज़ के बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। इतना सुनते ही मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई लड़की का मामला है। अब मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह उस बेचारी लड़की को इस दरिंदे के चंगुल से छुड़ाना होगा, वरना ये जालिम उसकी जान भी ले सकता था। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल गई। घर के नौकर नौकरानियों को मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था, इसलिए अब मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकती थी। मुझे अपने दिल ने बहुत रोका, मगर मैंने अपने इरादे को मजबूत किया और पीछे नहीं हटी। थोड़ी देर बाद वह एक घर में चला गया। मैंने उस घर का पता नोट कर लिया और फिर वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। शाम को जब मेरा पति घर आया तो वह फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं चुपचाप उठकर उसकी बातें सुनने लगी। वह कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं इस साजिश को जल्द ही बेनकाब कर सकती हूँ। लेकिन तभी मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं फौरन वहाँ से हटकर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे कल के दिन का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही मेरा पति घर से निकला, मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में वह कुछ लोगों से मिला। अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। मुझे लग रहा था कि कहीं उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो मेरी आज़ादी की राह में रोड़ा बनेगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। अब वह जानबूझकर उलझे हुए रास्तों पर घूम रहा था ताकि मैं तंग आकर उसका पीछा करना छोड़ दूं। मुझे भी कुछ पल के लिए डर लगा, पर फिर मैंने अपने मन को समझाया, अगर उसे शक हो जाता तो वह मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। फिर एक चौंकाने वाली बात हुई। मैंने देखा कि वह उसी घर में गया जहां वह पहले भी मिला था। मैंने धीरे से घर के अंदर झांका। वह एक कमरे में चला गया। उस कमरे से सटा हुआ एक और कमरा था। मैं फौरन वहां घुस गई और खिड़की से देखने लगी। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और मेरे मंगेतर अभय भी उनके साथ था। ये देखकर मेरा दिल दहल गया। अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। अब मैं डरते डरते चुपचाप वहां से निकलकर घर लौट आई। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल था। दिन ब दिन ये पहेली और जटिल होती जा रही थी। मैं परेशान होकर बैठी थी कि तभी मेरा पति घर आया। उसने मुझे उदास देखकर कहा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। और हाँ,
तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी वहीं मिलेंगे। इतना कहकर वह चला गया। मैंने फौरन खुद को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि उसके आने से पहले सब कुछ ठीक हो। मैं तैयार होकर घर के ग्राउंड में टहलते हुए उसका इंतजार कर रही थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। मेरा पति आ चुका था। वह मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की ओर बढ़ रहा था। उसने कहा, चलो। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मेरी खामोशी मेरे पति को भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची गलियों से गुजर रही थी। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उदास हो रही थी। गांव में खेतों की कटाई हो चुकी थी और ट्यूबवेलों का पानी बह रहा था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही वह जगह थी जहां मेरा बचपन बीता था। तभी मेरी नज़र उसी खेत पर पड़ी जहां पहली बार मेरे पति की निगाह मुझ पर ठहरी थी। मेरा दिल किया काश उस दिन मैं घर से बाहर ही न निकली होती, मगर अब वह काश कभी वापस नहीं आ सकता था। मेरे ख्यालों में डूबे डूबे सफ़र खत्म हो गया। मुझे होश तब आया जब गाड़ी रुकी। मेरा पति गाड़ी से उतर चुका था और उसने मेरे साइड का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी ओर देखा और गाड़ी से नीचे उतर गई। अब हम दोनों एक दरबार की ओर बढ़ने लगे। दरबार के बाईं ओर कच्चे मगर साफ सुथरे मकान थे। मेरा पति मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ और एक कमरे में बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद वहां एक बाबा जी आए। उन्होंने मेरे पति से पूछा, हाँ बेटा, तुम्हारी तलाश खत्म हुई या नहीं? मेरे पति ने कहा, हाँ बाबा जी, अब मेरी तलाश पूरी हो चुकी है। यह मेरी पत्नी है। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। ये सब क्या था? ये कैसी तलाश थी? मेरे माथे पर सिलवटें पड़ गईं। फिर मेरा पति बाबा जी से बोला, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी शुरू कर सकूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सब कुछ कह दूं। बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। उनकी यह घुमावदार बातें सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। हम इजाज़त लेकर वापस घर आ गए। घर पहुंचते ही मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। फिर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। उसे ऐसा करते देख मुझे डर लगने लगा। मेरा रंग पीला पड़ गया। मेरे डर को भांपकर वह बोला, डरो मत, ये सिर्फ एहतियात है ताकि कोई इस राज को जान न सके। इतना सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर वह मुझे बेड पर बैठा कर बोला, आज से 10 साल पहले की बात है। तब मैं सिर्फ 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे कुछ रिश्तेदारों ने हम पर बहुत खतरनाक जादू कर दिया था। इसकी वजह से हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी। एक दिन मैं शिकार खेलने गया, मगर कोई शिकार नहीं मिला। गुस्से में मैं हर जगह गोलियां चलाने लगा। तभी यह बाबा जी जंगल में किसी जड़ी बूटी की तलाश में आए हुए थे। उन्होंने मुझे गोलियां चलाते हुए देखा और मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, तुम पर जादू किया गया है और वह बहुत खतरनाक है। उन्होंने बताया कि अगर तुम किसी लड़की से शादी करोगे तो वह तुम्हारी ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। मगर एक रास्ता था, अगर तुम किसी जरूरतमंद लड़की से शादी करके उसे देखे बिना, हक लिए बिना तलाक दे दोगे तो ये जादू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ऐसे तो मैं कभी असली शादी कर ही नहीं सकूंगा। पर तब तक बाबा जी जा चुके थे। फिर मैंने पहली शादी एक जरूरतमंद लड़की से की। उसे छुए बिना तलाक दे दिया। जैसे ही मैंने उससे तलाक दिया, मेरी दौलत बढ़ने लगी। फिर मैंने दूसरी शादी की और उसी साल इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी शादी की और भी अमीर हो गया। धीरे धीरे मैंने 12 शादियां कर लीं और हर तलाक के बाद मेरा जादू कम होता गया। लेकिन अब मैंने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शादियां करके तलाक देता रहूंगा तो मेरा वारिस कौन बनेगा? मैं खुद से सवाल करने लगा कि इतनी दौलत आखिर किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह वापस गया जहां बाबा जी से पहली बार मिला था, लेकिन वो वहां नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून भरी जिंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी को तलाश करने के लिए। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे उनके ठिकाने का पता चला। मैं बेतहाशा खुशी में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, मगर वहां पहुंचते ही जैसे मेरी रूह कांप गई। मैं बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा, अब मैं थक चुका हूँ। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा? मुझे बता दो कि मुझे और कितनी शादियां करनी पड़ेंगी, कब मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगा। मेरी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम तब तक शादियां करते रहोगे और तलाक देते रहोगे जब तक तुम्हें वह लड़की नहीं मिल जाती जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी, निशानी जो मेरी तकदीर बदलने वाली थी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, बाबा, कोई निशानी तो बता दो ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं।
तब बाबा जी बोले, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हारे दिल में सबसे पहला ख्याल यही आएगा, इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही वह लड़की होगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने यही कहा कि तुम ही वह लड़की हो। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा और हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरे मन में शक था। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था। क्योंकि शादी की रात जब मेरा पति मुझे देखने के बाद अस्पताल ले गया था तो वहां उसने कहा था, जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फैसला किया कि आज ही यह राज पूछना होगा। मैंने उससे कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि यह बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तुम तलाक दे देते थे। इस अस्पताल की सच्चाई कब बताने का इरादा है? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी छोड़ दो। क्या मेरे कैरेक्टर पर शक था? मगर मैंने ठान लिया था कि आज ही सब कुछ पूछना है। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मेरा पति अस्पताल इसलिए ले गया था ताकि वह मेरी कुंवारापन की जांच कर सके। लेकिन मैं इस शक को यूं ही नहीं मान सकती थी जब तक कि उसके मुंह से सुन न लूं। मैं मजबूर थी। एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी जिसने पहले ही दिन मेरे चरित्र पर शक किया हो। मैं अपने कजिन को पसंद करती थी। मेरी मंगनी अभय से हो चुकी थी, मगर हमने कभी भी अपनी हदें पार नहीं की थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मुझे भी अब तक तलाक नहीं मिल चुका होता? ये सोच मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। एक तरफ मेरा पति था जिसने शादी की रात अस्पताल ले जाकर मुझे परखा था। दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरी के आगे झुका दिया। आखिर वह राज क्या था? मेरे आंसू बहने लगे। तभी मेरे पति ने बेरहमी से मेरे आंसू पोंछे और कहा, जानना चाहती हो वह राज क्या था? फिर उसने मेरी बाईं कलाई की तरफ इशारा किया और कहा, यही वह निशान है जो बाबा जी ने बताया था। यही वह निशान था जिसे देखकर मैं चौंक गया था और तुम्हें अस्पताल ले गया था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे पति ने कहा, मैं ये यकीन करना चाहता था कि तुम सच में वही लड़की हो या ये सिर्फ मेरा भ्रम है। बाबा जी ने कहा था कि जिस लड़की की कलाई और कमर पर यह निशान होगा वही मेरी असली पत्नी होगी। इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि डॉक्टर यह कंफर्म कर सके कि तुम्हारी कमर पर वह निशान है या नहीं। जब डॉक्टर ने बताया कि निशान सच में मौजूद है तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे यकीन हो गया कि मेरा इंतजार खत्म हो चुका था। मेरी असली पत्नी, मेरा नसीब, अब मेरे सामने थी। फिर उसने एक और राज खोला। तुमने एक बात तो पूछी ही नहीं। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराया और कहा, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं चाहता था कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो, मगर तुम बिना देखे ही वहां से वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर अभय ने मुझसे पैसे लिए थे। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं योग्यता का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करती थी वह तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करता और तुम्हें वापस अपनी तरफ करने की धमकी देता। मैं चाहता तो उसे उसका सही अंजाम दे सकता था, मगर मैंने उसे उसके माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर माफ कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद मैं अपनी किस्मत पर शुक्र मना रही थी कि मुझे अभय जैसे लालची इंसान से बचा लिया गया। अब मुखिया जी जैसे नेक इंसान की पत्नी बनना मुझे अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती लग रही थी। मुझे अब अपना पति दुनिया के सबसे अच्छे मर्दों में से एक लग रहा था, क्योंकि उसी ने मेरे माँ बाप को रहने के लिए अच्छा घर और पैसे दिए थे। अब मेरे लिए उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कोई बुराई नहीं थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ बेहद खुश थी। मेरी शादी के बाद मेरी बाकी बहनों की भी अच्छी जगह शादियां हो गईं। मैं भी अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। रही बात अभय की, तो उसे मैं कब का भूल चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। आज मैं अपने इस फैसले से बेहद खुश थी, क्योंकि इन्हीं पैसों ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।